उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास की पूरी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। पंत नहीं तो कौन, यह सवाल बड़ा था उत्तर प्रदेश की सियासत में, लेकिन कहते हैं इसका जवाब स्वयं पंत तलाश चुके थे। काशी के डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि पंत कैबिनेट में अहम विभाग, शिक्षा, वित्त, ये सब संभाल चुके थे। पंत का बहुत भरोसा था उनमें। हालांकि गुटबाजी थी, महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन इसके बावजूद गोविंद वल्लभ पंत ने यह तय कर लिया था, वो दिल्ली गए और अगले ही दिन डॉक्टर संपूर्णानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मन से साहित्यकार, सोच से गांधीवादी, वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। यूं तो बड़े बड़े नेता थे, कमलापति त्रिपाठी, चौधरी चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, चंद्रभानु गुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा, लेकिन नेहरू जी की नजर में संपूर्णानंद की सादगी सब पर भारी पड़ी। वास्तविक चुनौती थी वो चौधरी चरण सिंह से मिली। चौधरी चरण सिंह उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में और शायद और जगहों पर भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आंतरिक मामले को सुलझाने के लिए संपूर्णानंद की मित्रता जो बाहर थी वो काम आती थी। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। संपूर्णानंद को बनारस से चुनौती मिल रही थी। उसकी वजह ये थी कि कमलापति त्रिपाठी चुनौती दे रहे थे, तो उनकी तरफ से भी था, सीवी गुप्ता की तरफ से भी था। संपूर्णानंद हिंदी संस्कृत के विद्वान थे। खगोल विज्ञान और ज्योतिष में उनका बड़ा मन रमता था, पर डॉक्टर संपूर्णानंद के लिए ये कांटों भरा ताज था कि वो सहकारिता का जो आंदोलन था उसके वो पक्ष में नहीं थे और मानते थे कि वो फेल कर गया है। दूसरा, ईसाईयत जो फैल रही थी तो वो आर्य समाज का उन पर प्रभाव था, तो वो कहते थे कि नेहरू के कारण जो है आज़ादी के बाद भी ईसाईयत उत्तर प्रदेश में फैल रही है और इसके ये प्रमाण है। बाकी आर्थिक सवालों पर, यानी कृषि नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर उनके मतभेद थे। सच यही था कि संपूर्णानंद सरकार बस चल ही रही थी। एक साल में काम जो किया सो किया, लेकिन सरकार और संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में संपूर्णानंद अपनी धाक नहीं जमा पाए। पार्टी के बड़े नेता अपनी डफली, अपना राग वाली धुन बजा रहे थे और चुनाव करीब आ रहे। बहरहाल पहली विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ। कांग्रेस को इसी चुनाव में संगठन की अहमियत की पहली झलक मिल गई। नेताओं में आपसी बैर था। संगठन वालों को लग रहा था कि हमारे आगे कौन टिकेगा। दूसरे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के आगे कोई टिक नहीं पाया, लेकिन सीटों की संख्या कम हो गई। 102 सीटों का नुकसान हुआ था उसे। 430 में से कांग्रेस को 286 मिले। दूसरे नंबर पर नई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसके मुखिया थे राम मनोहर लोहिया, जिसे 44 सीटें मिली। जनसंघ को 17। संपूर्णानंद खुद अपनी काशी शहर दक्षिण की सीट बहुत मुश्किल से जीते। कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौट तो आई, लेकिन तब तक पार्टी के अंदर इतने धड़े बन चुके थे कि संपूर्णानंद के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। चौधरी चरण सिंह खुले मंच पर दिल खोलकर अपने सीएम का शब्दों से ऐसा अभिषेक कर देते थे कि पूछिए मत। तब 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को चिट्ठी लिखी। इशारा किया कि चौधरी साहब, आपकी निजी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी का हित देखिए। सीएम के खिलाफ खुली बयानबाजी से बचिए।
कांग्रेस सरकार कमलापति त्रिपाठी संपूर्णानंद गुट, चंद्रभानु गुप्ता गुट और चरण सिंह गुट में बटी थी। चौधरी चरण सिंह संपूर्णानंद की शिकायत नेहरू से करते रहते थे, लेकिन नेहरू भी जान रहे थे कि अपने आदमी के साथ खड़े रहना है। तो चुगली का रिवर्स इफेक्ट ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। लेकिन गुट एक हो तो चैन मिले, गुट तो कई थे। चौधरी साहब का गुट कमजोर पड़ा तो चंद्रभानु गुट ने भी संपूर्णानंद को चैन से बैठने नहीं दिया। कांग्रेस में जो सीएसपी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके जो कुछ प्रमुख नेता थे उसमें से चंद्रभानु गुप्त भी एक थे। जी। चंद्रभानु गुप्त का उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों से परे उनका प्रभाव था, पार्टियों से परे भी उनका प्रभाव था। और चंद्रभानु गुप्त इस नाते वो ऐसा नहीं था कि कोई प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उनके इस प्रभाव से दिल्ली के लोग भी आशंकित रहते थे, दिल्ली के नेता भी आशंकित रहते थे। कहा जाता है कि तब चंद्रभानु का दबदबा प्रदेश में इतना था कि कार्यकर्ता पंडित नेहरू से भी पहले उनकी बात माना करते। मतलब जिसके पीछे काडर, उसका चलेगा ऑर्डर वाला मामला। ये तब साबित हो गया जब यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए। डॉक्टर संपूर्णानंद चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष बने मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, लेकिन भैया काडर में तो चंद्रभानु का ऑर्डर चल रहा था। 630 मतों के अंतर से चंद्रभानु गुप्ता से हार गए मुनीश्वर दत्त। संपूर्णानंद ने इसे अपनी हार माना, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू के समर्थन और संपूर्णानंद के मुख्यमंत्री रहते लाल बहादुर शास्त्री तक प्रदेश उपाध्यक्ष का चुनाव हार गए, क्योंकि वो नेतृत्व नहीं कर पाए। और दूसरा ये भी था कि कांग्रेस के अंदर इतनी विविधता थी, महत्वाकांक्षाओं की भी थी, कि अपने एक एक गुट दूसरे को चुनौती देता रहता था। तो राजनीतिक स्थिरता दिल्ली में बनी रहती थी। उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में भी जो लोग थे वो ये इसमें ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे कि वहाँ मुख्यमंत्री बदलते रहे। तो 5 साल में 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बदल जाता था।